मुखिया को पैसे कौन देता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? वार्ड सदस्य का काम क्या है? पंचायत समिति का कार्य क्या है? पंचायत समिति को क्या सरकार की तरफ से फंड मिलती है या नहीं मिलती है? जिला परिषद का क्या कार्य है? जिला परिषद होता कौन है? जिला परिषद के अंतर्गत कितने पंचायत आते हैं? इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर निशांत, और इनसे हम ये सारी जानकारियाँ लेंगे। और हमारे साथ ये बने रहिए। मेरा नाम है नीतीश भारद्वाज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप वीडियो आगे देखें उनसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कम से कम एक शेयर तो जरूर करें। डॉक्टर निशांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत है। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। तो निशांत जी, आप कब से इस पोस्ट पर हैं आप? मेरा विगत 6 वर्षों से मैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में हूँ। मार्च के महीने में मैंने 2019 ईस्वी में जब ज्वाइन किया था, जिसमें लोकसभा का चुनाव उसमें चल रहा था जी। तो ज्वाइनिंग के साथ ही हम लोगों को तुरंत निर्वाचन कार्य को वहन करना पड़ा और मैंने सफलतापूर्वक नए मैंने पद पे ज्वाइन ही किया था पंचायती राज में। तो हम लोगों को उसी समय कुछ एक दिन महीने की ट्रेनिंग के बाद जो है जो आपका लोकसभा निर्वाचन होता है उसमें हम लोग को डेपुटेशन में लगा दिया गया। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फिर निर्वाचन करवाया, लोकसभा का चुनाव कराया। फिर अपना जो पंचायती राज विभाग था मैंने फिर उसको योगदान किया। मैंने ब्लॉक में योगदान किया। जिला तो मैंने पहले ही योगदान कर दिया था, फिर ब्लॉक में योगदान दिया। उस पर फिर पंचायती राज व्यवस्था में पूरी तरह से धीरे धीरे मैं सिस्टम में आया और मैंने पुराने जितने भी सिस्टम कैसे चल रहा था पंचायती राज विभाग को उसको मैंने समझा। विभाग से हम लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण भी मिलते रहा। तो प्रशिक्षण के उपरांत हम लोग को पंचायतों में जाके फिर काम करने का मौका मिला। पहले पंचायत की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन हम लोगों का आने के बाद जो है और आज के समय में जो है ना परिदृश्य काफ़ी बदल चुका है पंचायती राज में। उस समय जो भी खर्च होता था उसका सही से कहें तो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो पाता था। पहले जो बिहार में जो पंचायती राज विभाग में एक 7 निश्चय का योजना चलता था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसमें कि ग्रामीणों में नल जल का योजना होता था, ग्रामीणों में गली गली पक्की गली सड़क का नाला का निर्माण होता था जी। उसमें फंड आता था ग्राम पंचायत में और फंड का इम्प्लीमेंटेशन भी होता था, फंड का यूजेस भी होता था, लेकिन उसका सही से रिकॉर्ड्स मेंटेन या फिर अभिलेख का संधारण या फिर कैशबुक वगैरह जो पुराने पंचायत सचिव थे जी वो कर पाते थे, लेकिन सरकार के पास जो है सही तरीके से हिसाब नहीं जा पाता। कहे तो सरकार के पास जो ऑडिट होता था, यानी पैसे जो खर्च किए उसका एक ऑडिट या फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, वो सरकार के पास नहीं मिल पाता था सही से, जिसके वजह से केंद्र सरकार से भी बिहार सरकार को फंड आने में फिर दिक्कत होती थी। तो जिसके लिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बिहार सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चीज़ को फील किया कि पंचायती राज व्यवस्था में एक अकाउंटेंट को बहाल किया जाए। तो हम लोगों का पद ही है अकाउंटेंट का मैटी असिस्टेंट। तो हम लोगों का जितने भी ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पे जितने भी या फिर पंचायत समिति स्तर पे जितना भी खर्च होता है उसका लेखा जोखा का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो निशांत जी, आप अकाउंटेंट हैं पंचायती राज? जी जी जी। तो ये जॉब लेने के लिए क्या कोई खास किस्म की तैयारी, एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है या फिर इसकी सरकार की तरफ से वैकेंसी निकलती है? ये सर वैकेंसी उस समय जो निकली थी पंचायती राज विभाग से हम लोगों की बहाली निकली थी। तो हम लोगों के साथ एक पंचायती राज में टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट था जी। तो हमारा अकाउंटेंट हम लोग और टेक्निकल असिस्टेंट दोनों एक ही एडवर्टीजमेंट नंबर से हम लोग ज्वाइन किए थे। तो उसमें मार्क्स बेसिस पर लिया गया था, जो टॉप मेरिट में जो नाम था उसको चयनित किया गया और फिर क्लस्टर के हिसाब से ब्लॉक में पंचायतों में हम लोग की प्रतिनियुक्ति की गई। अभी अगर कोई इस पद पर ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए उन्हें क्या तैयारी करना पड़ेगा? उनके लिए देखिए बेसिक है कि वो सबसे पहले तो अकाउंटेंट पोस्ट पर जाने के लिए उस कॉमर्स का स्टूडेंट होना जरूरी है, अकाउंट्स ऑनर्स होना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो एमकॉम अगर किए हैं, मतलब पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से, उसको 20 पॉइंट का अतिरिक्त आपको वहाँ पे बोनस मिलेगा जब आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तो। और अच्छा स्कोर होना चाहिए और विशेष जिला स्तर पे जो है डीएम स्तर से इसकी जो है वैकेंसी को सरकार के द्वारा जो है इसको चयनित करने के लिए कमेटी बनाती है। ये डीएम स्तर से कमेटी का निर्धारण होता है और कमेटी के द्वारा ही आप लोगों का फिर उसमें चयनित किया जाता है। जो टॉप मेरिट में जो आते हैं उसको फिर चयनित किया जाता है। हालांकि पंचायती राज ग्राम स्तर पर जो कार्य होता है जी इसमें सरकार पैसे बहुत कम देती है जी, लेकिन आपको जो पंचायती डिपार्टमेंट में ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, आपको कुछ कितने पैसे मिल जाते होंगे अगर आप बताना चाहें तो? हम लोग तो एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल में हम लोग का बहाल किया गया, संविदा कर्मी हम लोग हैं। तो संविदा कर्मी को सरकार कोई खास मानदेय नहीं देती है, लेकिन ठीक ठाक है।
काम चल जाता है। उसमें सरकारी आवास या कुछ अन्य फैसिलिटियां मिलती हैं? नहीं, संविदा कर्मी को बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक हम पंचायती राज के बारे में जी, आज बात करने जी, वाले हैं। जैसे उसमें मुखिया है, वार्ड सदस्य है, जी, सरपंच हैं या फिर पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ये जी, सारे आते हैं। इनके कार्य, इनको क्या फंड मिलते, चूंकि आप अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, इनको कितना फंड मिलता है, कौन देता है, ये सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले आप पंचायती राज को बता सके, आम लोग अगर समझना चाहे कि पंचायती राज हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए पंचायती राज में, देखिए पंचायती राज देखा जाए तो 73वां संशोधन में जो है 1992 में जो है इसका क्या कहते हैं, इसको कानूनी रूप से इसको दर्जा दिया गया, संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। लेकिन इसका इतिहास अगर देखा जाए तो मूल संविधान में भी इसकी चर्चा किया गया। जो 1950 में हमारा जो मूल संविधान हुआ था, वो आपका भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उसी समय से गठन हो गया था, पंचायती राज का व्यवस्था आ गया था संविधान में। लेकिन ये सिस्टम सही से चला नहीं देश में, ठीक है। उसमें नई पंचायती राज को लाया गया था, चला नहीं, उसमें बहुत तरह की कमियां पाई गई थी। फिर सरकार ने 1957 में एक कमेटी का गठन किया। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। कमियों को दूर करने के लिए उस समिति का गठन हुआ था। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने सरकार को ये सुझाव दिया कि पंचायती राज में क्या क्या कमियां, इसको कैसे कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने ये सरकार को सुझाव दिया कि पंचायती राज जो है वो ट्रिपल लेयर पर चलना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आपका पहला हो गया आपका ग्राम पंचायत स्तर हो गया, फिर हो गया पंचायत समिति स्तर होता था, फिर तीसरा लेवल होता है आपका जिला परिषद। तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता समिति ने ही दिया था, जिसको कि 1957 ईस्वी में उन्होंने जब इस पे जो रिसर्च वर्क किया, इन्होंने उसके बाद सरकार को सुझाव दिया और ये फिर 1957 से आपका सिस्टम में आया। और देखा जाए तो फिर 1959 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जी, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर ही सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिला में वो उसको अपनाया गया था। उसके बाद फिर एक सप्ताह के बाद आंध्र प्रदेश भी अपनाया, धीरे धीरे पूरे स्टेट में इसको लागू किया। लेकिन संवैधानिक रूप से 1992 में 1992 में पंचायतों को पूरा अधिकार दे दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में, वो अपना कानून बनाए, वो अपना सिस्टम को फॉलो करे, वो अपने नियम कानून के हिसाब से चले। और उसके बाद फिर पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद वो फुल फ्लेजेज में कहिए तो पूरे भारत में ये लागू। प्रश्न यहाँ पर ये है, आखिर सरकार को जरूरत क्यों पड़ी पंचायती राज? सरकार को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि होता है कि देखिए आपका जो पावर का जो विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि आपका जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वो ऊपर से नीचे लेवल तक आने के लिए आपको पंचायत से ही आपको, क्योंकि भारत में देखा जाए तो 70% से ज्यादा आबादी पंचायतों में रहती है, ग्राम पंचायतों में रहती है। और सरकार का कार्य डायरेक्ट नीचे लेवल तक कैसे आए, किसी भी तरह का इम्प्लीमेशन, आपको कोई भी तरह का स्कीम हो, कोई योजना हो, आप डायरेक्ट केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार अगर कुछ योजना को बना लेती है, उसको धरातल पे कैसे चलाया जाए। जब तक पंचायती राज का व्यवस्था नहीं आएगा तो उसको इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा था। वही तो 1950 में जब उसको लाया गया था, फिर 57 में जब उसके कमियों को दूर करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम को ये बताया। उसके बाद भी फिर भी उसमें भी कई खामियां थे, उस समय वो कानून नहीं बना। उन्होंने ये बशर्ते ये बता दिया कि एक पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय 3 लेयर पर लाया जाए तो फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जाएगा। बॉटम से लेके टॉप तक हम कैसे जा सकते हैं, पंचायत ग्राम पंचायत लेवल हो जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल समिति लेवल हो गया, फिर आपका जिला परिषद लेवल का। लेकिन फिर भी संवैधानिक रूप से कानून का पूरा पावर इसको मिला आपका 73वां संशोधन में 1992 में। तो निचले स्तर तक जो है आपका वार्ड के स्तर तक, ग्राम पंचायत के स्तर तक का विकास कार्य को पूरा करने के लिए, जैसे आपका सड़क की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, जल जीवन हरियाली की समस्या हो, है ना, पानी की समस्या हो, ये सब सारे समस्याओं की, एग्रीकल्चर का समस्या, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। यानी कि वर्ड का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, विकेंद्रीकरण। यानी कि आप, और एक वर्ड होता है इसके जैसे विपरीत होता है केंद्रीकरण। यानी कि सरकार कुछ योजनाएं ऊपर से चलाएगी और धीरे धीरे नीचे तक आएगी। और विकेंद्रीकरण मतलब वो केंद्र से नहीं, नीचे से, यानी ग्रामीण स्तर से, तो ग्राम का विकास गांव के द्वारा हो। हाँ, इसलिए तो उसको खुल पावर दिया गया ना, क्योंकि आपको मुखिया जी के पास पूरा पावर दिया कि आपके ग्राम पंचायत में जैसे योजना जो होगा, वो आपका योजना आप ग्राम सभा में आप उसको पास करके आप ले सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कौन सा योजना हमारे लिए जरूरी है, तो रोड का जरूरी है कि नाला का जरूरी है कि सिंचाई का जरूरी है कि तालाब का जरूरी है कि, या फिर गांव में आपको लाइब्रेरी चाहिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, पुस्तकालय चाहिए, या जिम्नास्टिक के लिए बच्चों के लिए, या फिर प्लेग्राउंड चाहिए खेल के, मतलब बहुत तरह की योजनाएं सरकार के। लेकिन आपको ग्राम पंचायत स्तर पर उस योजना को कहाँ पर जरूरी है, आपके भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बहुत जगह मत्स्य पालन का भी योजना चला सकते हैं, सिंचाई का भी है योजना है, तो वो ग्राम पंचायत स्तर पर जो आपका ग्राम सभा होता है
वो ग्राम सभा जस्ट लाइक एक तरह का बजट होता है एक तरह से, जैसे हम लोग अगर बिहार में बजट पास होता है, देश का बजट पास होता है, उसी तरह से ग्राम पंचायतों में भी एक प्रकार का बजट बनता है। हर अगला वित्तीय वर्ष से 3-4 महीने पहले जो है अब ग्राम सभा का 3 सभा करना पड़ता है। उन 3 सभा में हम लोग को ग्राम पंचायत में योजनाएं ली जाती है, जो कि मुखिया जी के पास पावर होता है। गांव की योजनाएं मतलब सभी वार्ड उसको योजना देता है, फिर मुखिया जी के ग्राम सभा से वो योजना पास किया जाता है, यानी पारित किया जाता है, तभी फिर वो योजना अगले वित्तीय वर्ष में उसको धरातल पे उसको प्रयोग में यानी कि पंचायती राज का गठन इसलिए किया गया ताकि गांवों का विकास बिल्कुल बिल्कुल गांव के लोग कर गांव के लोगों का विकास, हाँ, गांव की समस्याओं को गांव के लोग ही बता सकते हैं, वार्ड के आदमी ही बता सकते हैं हमारे वार्ड में क्या समस्या है, इसीलिए पंचायती राज बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन आजकल जो पंचायती राज का चुनाव हो रहा है इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कम से कम हमें लगता है कि लोग 10 लाख 20 लाख खर्च करते हैं मुखिया के चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उनका मकसद होता है सिर्फ पैसे कमाना। और मुखिया जो मैंने अपने एरिया के आसपास देखा है, 1-2 मुखिया का तो मैंने नाम सुना है जो काफी पॉपुलर है और जिन्होंने काफी विकास किया अपने पंचायत का, वो रेयर है, बहुत रेयर, यानी कि बहुत कम सुनने को आता है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मुखिया का कार्य क्या है, उन्हें करना क्या, उन्हें लगता है सिर्फ रोड बनाना है, नालियां बनाना है, सड़कें बनाना है और पैसे लूटना जितना हो सके मुखिया में पैसे। इसी कारण से बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, 10 लाख 20 लाख खर्च करते हैं, ताकि इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक मुखिया का एक फिक्स अमाउंट सरकार देती है 5 साल के लिए डेवलपमेंट के लिए, उन पैसे को वो हड़प सके, खा सके। उनका मुख्य मकसद ये होता है। ग्राम की विकास का लेकर उनको कोई खास जागरूकता नहीं है, ना ही उन्हें पता है कि हम किस तरह से विकास कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुखिया को ये आइडिया भी नहीं है कि एज ए मुखिया के रूप में वो किस तरह से विकास कर सकते हैं। और आजकल बिहार में मुखिया काफी बदनाम है कि मुखिया बन रहा है तो वो सिर्फ खाने के लिए बन रहा है, कुछ करने के लिए बन रहा है। नीतीश जी आपके बात से हम सहमत है, लेकिन फिर भी देखिए कुछ जगह है ऐसे, कुछ जगह इस तरह से न्यूज खबरें बीच बीच में समाचार के पत्रों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार का जो ये सिस्टम है, इसीलिए तो आपका कार्यपालिका और आपका जो विधायिका दोनों को साथ मिला के काम करती है। मुखिया के पास ही केवल पूर्ण पावर नहीं है कि ग्राम पंचायत का फंड को अपने दस्तखत करके चेक से काट के निकाल ले। जिस तरह से आप देखिएगा कि जहां भी पैसा निकलता है वहां पर एक जनप्रतिनिधि है, दूसरा सरकार का कर्मी होता है, दोनों का ज्वाइंट सिग्नेचर से पैसा निकलता है। ग्राम पंचायतों में जो फंड वो निकालेगा या वो यूज करे या मिसयूज करे, जो भी करे, ठीक है, तो उसमें केवल मुखिया का सिग्नेचर से पैसा नहीं निकल सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत का एक सचिव जो सरकार का कर्मी होता है, पंचायत सचिव, इसका मतलब अगर दोनों मिलकर चाहे बिल्कुल पैसा दोनों का मिल, इसीलिए तो कार्रवाई तो फिर होगी दोनों पे होगी ना। अगर कोई विभागीय अगर पैसे का गबन हुआ है, आपका धरातल पे कोई योजना नहीं चला और पैसे को आप निकाल लिए, तो कार्रवाई होगी दोनों की। अभी हाल में कुछ किसी पंचायत में देखे मुखिया और पंचायत सचिव पे कार्रवाई होगी क्योंकि लाइट का योजना के लिए चेक से काट के पैसा निकाल लिया और वो धरातल पे काम नहीं हुआ, कार्रवाई होती है सर। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर ऐसा सोच है, लेकिन हम लोगों का होता क्या, बीच बीच में मुखिया के साथ बैठक होता है, ब्लॉक में बैठक होता है, कोई सरकार की जब कोई नई चिट्ठी आती है, नई योजनाओं की चिट्ठी आती है, नए वित्त कमीशन का जब लेटर आता है कि इस वित्त पैसे से क्या क्या योजना चलाना है, बिल्कुल मुखिया जी तो वो इलेक्टेड है, वो निर्वाचित होकर आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमको इस पैसे का काम क्या करना है या कौन कौन सी योजना चलाना है, कैसे उस पैसे को खर्च करना है। लेकिन फिर हम लोगों का वो काम होता है, मतलब प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से वो चिट्ठी जो है वो फॉरवर्ड होते आता है, मतलब स्टेट स्तर से चिट्ठी आता है, हमारा डीपीआर ऑफिस में आता है, डीपीआर ऑफिस से फिर हमारा ब्लॉक या पंचायत मोड लेटर वो फॉरवर्डिंग होता है, फिर हम लोग उस लेटर के हिसाब से फिर हम लोग मुखिया जी के साथ, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, हम लोग मुखिया जी होते हैं, सभी प्रतिनिधि समिति सदस्य होते हैं, प्रखंड प्रमुख होते हैं, सभी के साथ उसका बैठक होता है वो लेटर की, ये सब फंड है, इसके हिसाब से आपको ये सब योजना को चलाना है। अब इसी हिसाब से मुखिया जी आपको ग्राम सभा में योजना को आपको पारित करना होगा। लेकिन जितने समय हो चुके हैं पंचायती राज को लागू किए हुए, अगर उतने समय से अब तक मुखिया अगर सही से काम किए होते तो बिहार का हर एक पंचायत विकसित हो चुका होता। लेकिन कहीं न कहीं मुखिया में, या फिर हम सिर्फ मुखिया का ना दोष दें, हम अपने ग्रामीण लोगों का भी दोष दें। देखिए ये आपके बात से हम सहमत हैं, बताएं आप मुखिया को केवल दोष नहीं, अगर सर ग्राम का जनता अगर जागरूक होगा ना तो मुखिया बहुत अच्छा काम करेगा और उस गांव का विकास भी बहुत अच्छा होगा और वो गांव एक आदर्श गांव के रूप में दिखने लगेगा सर, क्योंकि ग्राम का जनता भी जागरूक नहीं होता। अगर कहीं पे कुछ बन रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नाला कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ग्रामीण जनता को भी चाहिए कि उसमें इन्वॉल्व है, कि वो देखें कि वो सही से काम हो रहा है, अगर सही से काम नहीं हो रहा है क्या वो कहीं बिल्कुल वो शिकायत कर सकता है। अगर जो उचित सरकार का जो मानदंड होता है, जो आपका जिस मापदंड पे आपको उसको उस योजना को इम्प्लीमेंटेशन करना है, अगर उसके हिसाब से अगर काम नहीं चल रहा है तो आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। अपने से जस्ट अपर लेवल में वीडियो ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, जिला ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, उसकी जांच की कमेटी बैठेगी,
जरूर कार्रवाई होगी। अगर वीडियो ईमानदार व्यक्ति है तो एक्शन होगा, बिल्कुल हाँ। अगर नहीं है ईमानदार तो फिर कोई फायदा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप देखिए, लेवल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ लेटर या कंप्लेंट केवल एक ही स्तर पे देते हैं। हमारा अगर मान लीजिए निचले स्तर पे मेरी सुनवाई नहीं होती, फिर हम अगले ऊपर के लेवल पे हम जाते हैं अपने पत्र को लेकर। मान लीजिए हमारा प्रखंड स्तर पे सुनवाई नहीं होती, तो फिर हम जिला स्तर पे जाएंगे, प्रखंड स्टेट स्तर पे जाएंगे। तो आरटीआई का जमाना है सर, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत तो हम कहीं भी किसी को कंप्लेन कर सकते हैं। लोक शिकायत में हम एसडीएम के पास जा सकते हैं। मैंने आज भी वीडियो देख रहा था, अभी पटना का जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनका भी लोक शिकायत का चल रहा था। वो तुरंत सारे प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट कर रहे थे। तुरंत जहां भी जिस ब्लॉक से प्रॉब्लम, तुरंत उसको वीडियो को फोन लगा रहे थे, सीईओ को फोन लगा रहे थे, आप देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो बहुत कम विरले आदमी है, विरले आदमी है बिल्कुल, लेकिन ये चलना चाहिए, हर जिला में होना चाहिए, प्रखंड लेवल पे भी ये होना चाहिए कि आपका एक तरह का एक डे निर्धारित होना चाहिए जिसमें कि पब्लिक, आम जनता को जो शिकायत है वहां पहुंचे और वो शिकायत का निवारण तुरंत। दूसरा जो मैं अनुभव करता हूँ कि आम जनता इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, कौन करेगा, फिर वीडियो के पास जाओ, नहीं सुनेगा, फिर आगे क्या लेना देना है, हमको क्या दिक्कत है, रोड खराब होगा, सबको दिक्कत होगा, मैं अकेला क्यों। बस कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी जो होती है उसे कंप्लेन करने से रोकती है। ये मेंटालिटी है कि हाँ, कि हमें इनिशिएट क्यों करें, हम ही सबसे पहले क्यों आगे बढ़े। हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है मुखिया मुझे मारे पीटे, मेरे फैमिली के खिलाफ हो जाए, तो वो एक डर की भावना नहीं है। नहीं, लेकिन हम लोग सर जहाँ पे जिस हम लोग ब्लॉक में है भागलपुर जिला में, हम लोगों के यहाँ काफी शिकायतें भी आती है। अगर काम कुछ गड़बड़, जैसे नाला मान लीजिए भर गया, तो बिल्कुल आम जनता का स्वाभाविक बात को शिकायत करेगा। तो लेटर भी आती है और हम लोग का देखिए फंड रहता है, तो हम लोग फंड के हिसाब से काम करवाते हैं। फंड नहीं आता तो कुछ दिन हम लोग को शिकायत सुनना भी पड़ जाता है और कुछ बोलते समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं, कुछ दिन वेट कीजिए, फंड आएगी तो फिर वो कभी कभी मुखिया जी का पॉकेट से पैसा लगा के हम लोग बोलते हैं मुखिया जी इसको आप साफ करवा दीजिए, आपका फंड आएगा तो उसके हिसाब से पैसा उस योजना का आपको हम निकाल के हम लोग दे दिया। ऐसा होता है, बिल्कुल शिकायत तो होना ही चाहिए। जब तक शिकायत सुझाव नहीं होगा तो फिर हमारे में क्या कमियां हैं, हमारे में क्या अच्छाइयां पता नहीं चलेगा। अच्छा, इतने आप भागलपुर के पंचायती राज व्यवस्था के आप ऑफिसर्स हैं, तो वहाँ पर क्या कोई ऐसा कंप्लेन आया है कि जिसपे मुखिया का जो डिसमिस किया गया हो उसे? जब से हम हैं पिछले 6 वर्षों में, तो भागलपुर में, पूरे भागलपुर जिला में 16 ब्लॉक है, मतलब 16 तहसील है आपका कहिए तो। 16 ब्लॉक में 238 पंचायत हैं। 238 पंचायत मतलब 238 मुखिया हो गए। तो ऐसा अभी तक सुनने को नहीं आया कि मुखिया जी को डिसमिसल किया गया। लेकिन अभी हम हाल में ही पेपर में पढ़े हैं, कहीं दूसरे सहरसा या सुपौल की किसी जिला के बारे में बात बताया आपने, वहाँ पर पंचायत सचिव और मुखिया जी को डिसमिस किया गया है, मुखिया जी को पदच्युत किया गया, पंचायत सचिव पे कार्रवाई हुई है। ऐसा होता है, अगर कोई विभागीय आप आदेशों का अवहेलना करते हैं तो कार्रवाई होगी। ये संभव है? बिल्कुल संभव है कि मुखिया को उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल संभव है, मुखिया जी को पद से कभी भी हटाया जा सकता है। अगर वो विभागीय आदेश का उल्लंघन किया गया है, सरकार के नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया गया है, और कोई किसी ने पिटीशन डाल दिया और उसका जब जांच कमेटी के द्वारा जांच किया जाएगा और वो सही पाया गया तो मुखिया जी का पदच्युत किया जाता है, और कई बार हो चुका है। और जो सरकारी कर्मी है उसको भी बर्खास्त किया जाता है, निलंबन किया जाता है। यानी इसके लिए जनता को ही जागरूक होना, जनता को जागरूक, बिल्कुल जनता को जागरूक होना, जनता को अपने अधिकारों को पहचानना होगा। जनता को डर लगता है, जनता की आजकल देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है, जनता को भी अब जानना चाहिए। आजकल तो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया लोग है, आजकल कुछ भी चीज़ है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ कंटेंट दिया हुआ है। जानना चाहिए, सीखना चाहिए, जनता को भी जानना चाहिए कि आखिर ये काम हमारा कैसे सॉल्व होगा। आज के दिन में हमको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, जातीय निवास बनाना है, कहीं कहीं सुनने में आता है उसके लिए भी कुछ मतलब खर्च कीजिए तो मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का उसमें डेडलाइन दिया रहता है कि आपको इतने दिन में वो सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, और निर्धारित समय बन भी जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो सब चीज़ बन जाएगा। उसका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में अगर कोई त्रुटि है तो वो एक लॉजिक है कि वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट आप अगर सही से जाएगा तो वो बाध्य है, विभाग आपका सर्टिफिकेट निर्गत करेगा ही करेगा, रिजेक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जैसा कि आपने जाना कि अगर आप जागरूक हैं, अगर आप चाहें तो मुखिया के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उनके मुखिया के खिलाफ एक्शन भी होगा, उन्हें पदच्युत किया भी सकते हैं, नहीं उसको पद से हटाया भी जा सकता है, बशर्ते आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको मिलकर कार्य करने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जैसा कि अभी आपने बोला कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो ही आपको डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत होगी, लेकिन गाँव में मैं भी सुना हूँ, देखता हूँ कि मुखिया कोई भी काम पैसे के बिना नहीं करता है। अगर आपको कुछ बनवाना हो तो मुखिया का साइन की जरूरत है तो वो पैसे मांगता है, नहीं तो वो घुमाते, कल आना परसों आना, तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे मांगता है, 100, 200, 500 जो मर्जी हो, छुपे रूप से मांगता है। और लोग को लगता है यार
छोड़ो दे देते देखिए, हैं। अगर इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत निम्न स्तर की बात है कि ग्राम प्रधान मुखिया जी बहुत बड़े पद होते हैं। ग्राम पंचायत का बड़ा पद होता है मुखिया जी, और वो निर्वाचित पद होते हैं। अगर 100 रुपया 50 रुपया अगर सिग्नेचर करनी है, दस्तखत करने के लिए आम जनता से मांगते हैं, ये बहुत ही नीची हरकत होती है। और इसका शिकायत अगर आम जनता को करना ही चाहिए कि मुखिया जी के द्वारा मेरा ये, लेकिन इससे उनकी भी छवि खराब होती है। उनको लगता है कि अगला इलेक्शन में हमको जनता का सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, जो बचा है 5 साल मिला है उनको उसी में पूरा लूट लो, ये गलत तरीका है। और हम लोगों के तरफ तो सर ऐसे मुखिया जी लोग नहीं है कि जनता से सिग्नेचर करने के नाम पे वो लोग, हम जाते हैं कभी कभी मुखिया जी के पंचायत में ऑफिस में जब बैठते हैं तो बहुत सारी लड़कियां लोग भी आती है दस्तखत वगैरह कराने के लिए बहुत सारा। तो मैडम उसके जो मुखिया जी, हालांकि जो महिला है उनके जो मुखिया जी पति हैं, वो देखते हैं दस्तखत करवाते हैं, अंदर से दस्तखत करवा लाते हैं, मुहर मार के देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ अगर मुखिया जी के द्वारा अगर होता है तो ये सच में निंदनीय है और ये अच्छी बात नहीं है कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी और इतने बड़े पद पर हैं और छोटा छोटा चीज के लिए अगर जनता से 50-100 रुपये लेता तो जनता तो उसको फिर अगले इलेक्शन में सबक सिखाती है। ये नहीं चाहते कि कुछ मुखिया जो सिग्नेचर के नाम पर पैसे लेते हैं इसलिए लेते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम अगली बार ना आ पाए, उससे अच्छा है कि करप्ट। वो तो सर अपना छवि खराब कर रहा है ना, पेट भर लूं जितना भर सकता हूं मैं। वो अपना छवि खराब कर रहा है। आज हमारा जो भी चुनाव होता है उसमें यूथ का बहुत भागीदारी होता है, यंगस्टर बहुत अहम रोल करता है, चाहे पंचायत चुनाव हो कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, यूथ का बहुत अहम रोल होता है किसी भी चुनाव में। आज अगर यूथ काम करने जाता है और वो यंगस्टर से इस तरह का उगाही अगर करते हैं तो वो इलेक्शन में फिर रिजल्ट दिखा देंगे। वो जनता के पास बहुत पावर होता है। यही सोच कि चलो अगली बार तो मुझे लोग वोट नहीं देने वाला, उससे अच्छा क्यों ना लूट लो, ये सोच के साथ वो बिल्कुल, हाँ ऐसा ही कुछ है, कुछ कुछ सुनने को आता है। हमें लगता है कि मुखिया को अपनी सोच बदलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समाज की बदलाव जिस मकसद से उसे चुना गया वो कार्य करने चाहिए, क्योंकि उसी समाज में उनके बच्चे भी रहेंगे। अभी इस बार हमारे यहाँ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ था, तो फिर विभाग से भी चिट्ठी आया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे विशेष महिला का सभा करना चाहिए। तो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी बहुत अच्छे तरीके से महिला का विशेष सम्मान किए उस दिन और उस दिन हम भी उस सभा में थे। महिला का सभा की विशेष आम सभा की हम लोग महिला के लिए, महिलाओं के बारे में बताएं, महिलाओं की समस्या को सुने। तो बहुत अच्छे मुखिया भी हैं बहुत जगह। सभी महिलाओं के सॉल देके जितने भी वहाँ के ग्रामीण महिलाएं पहुंची थी, जीविका दीदी पहुंची थी, महिला वार्ड पहुंची थी, सभी को मुखिया जी के द्वारा जो भी होता है उस दिन महिलाओं को विशेष सम्मान से नवाजा गया, सारी महिलाओं को। उसमें हमको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा कि मुखिया जी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भी कार्य करते हैं और अच्छा लगता है। ये देख के लगता है कि बहुत अच्छा है कि ऐसे मुखिया जी ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ करने के साथ हमको अच्छा अनुभव मिलता है और उन्होंने अच्छा काम करने का भी मौका मिलता है। एक प्रश्न है, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे जगह पर जहाँ पर महिला आरक्षित सीटें होती है तो वो पति अपने पत्नी को या फिर माता को या फिर किसी अन्य को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं और वो महिला कठपुतली के रूप में काम करती है, सिर्फ सिग्नेचर करती है, बाकी सारा काम उसका भाई, पति या बेटा करता है। ये बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये तो बिल्कुल आप सही बोले। आप सरकार ने महिला आरक्षित इसलिए किया ताकि महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन उनका मिसयूज किया जा रहा है। होता है, देखिए सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले नहीं, सरकार का ऐसा चिट्ठी है कि महिलाओं को ही आपको सारा जितने भी तरह का मीटिंग होगा, जितने भी तरह का ब्लॉक स्तर या पंचायत स्तर पर जितना भी सभा होगा या मीटिंग होगा या बैठक होगा, उसमें ग्राम पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं या प्रमुख हैं, अगर वो महिला है तो उन्हीं को उस मीटिंग में बैठना है। और ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर रोड का कार्य चल रहा है, ठीक है, वहां कुछ विवाद हो गया तो, और ग्राम पंचायत की महिला जो है वो मुखिया जी है, तो वहां पर उस जमीनी स्तर पर महिला के जाने से हो सकता है कि कुछ काम बिगड़ जाए या वो उतना तरह से उन लोगों को समझा नहीं पाए। इसलिए मुखिया पति जो होते हैं वो उस धरातल पे काम करवाने में वो हो सकता है कि वो जमीन पर जाके काम करवाते हैं। लेकिन ऑफिशियली जब हम लोग का जब बैठक होता है, मीटिंग होता है, तो हमारे बीडीओ साहब भी एक बार बोले थे कि जितने भी महिला प्रतिनिधि हैं उसको चेंबर में उन्हीं को बैठना होगा मीटिंग में, पति नहीं बैठ सकते हैं, पति बाहर रहेंगे। जैसे जिस मुद्दा का आपने बात किया कि पति को होना जरूरी नहीं है, तब तो फिर हम महिला को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे कभी हम। हाँ, तो महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन मुद्दों को भी सॉल्व करने के लिए आगे भेजना, आगे जाती है महिलाएं जाती है। लेकिन हमारे फिर भी हमारे देखिए बिहार में थोड़ा सा सोच दूसरा है कि महिलाओं को थोड़ा सा घर से निकलने में थोड़ा सा शर्माहट होती है, बहुत तरह के लोग हेजिटेशन फील करते हैं। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़ के अपने से काम करती है, अपने से हिस्सा लेती है, अपने से मीटिंग करती है, अपने से डिसीजन लेती है। मेरे यहाँ कुछ महिलाएं भी ऐसे देखे, पिछले पंचवर्षीय योजना में मैंने देखा था, कुछ मुखिया जी जो महिला मुखिया जी थे वो सब जगह रोड निरीक्षण करने के लिए जाना हो तो खुद से जाती थी,
साथ में उसके हस्बैंड भी रहते, लेकिन वो खुद भी जाती थी। अगर किसी तरह का वो बैठक होगा तो वो खुद निर्णय लेती थी। बाद में उसके पति जी को पता चलता था कि ये निर्णय उन्होंने लिया। लेकिन अभी भी उसमें बहुत चीज बदलाव होने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में इस तरह का अगर कोई महिला प्रतिनिधि है तो महिला प्रतिनिधियों को सशक्तिकरण करने के लिए उसमें वुमेन पावर एम्पावरमेंट की बहुत आवश्यकता है। अभी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तो आरक्षण ला दिया, लेकिन महिला को भी चाहिए कि हमारी जो पार्टिसिपेट हमको पंचायत में करना चाहिए, उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए महिलाओं को। लेकिन इसमें अभी कभी भी सर इसमें अभी कमी है। तो पंचायत राज में सबसे नीचे होता है वार्ड सदस्य। जी जी बिल्कुल। उसके बाद हम किन्हें रख सकते हैं? वार्ड सदस्य के बाद? वार्ड सदस्य के बाद होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यानी देखिए ग्राम पंचायत में 2 भाग में बटा हुआ है। एक आपका हो गया ग्राम पंचायत, एक हो गया आपका कचहरी, ग्राम कचहरी। नहीं, अगर हम व्यक्ति की बात करें, पोस्ट की, पद की बात करें तो पहला हो गया आपका निचले स्तर पे हो गया वार्ड सदस्य हो गया। फिर होता है ग्राम पंचायत के मुखिया जी। पंचायत समिति को हम कहाँ रखते? पैरेलल, उसके समानांतर रखते? नहीं, उसके ऊपर होता है वो। यानी कि सरपंच जो मुखिया से थोड़ा ऊपर होता है? नहीं, मुखिया का पावर ज्यादा होता है। अच्छा, मुखिया का पावर अगर देखा जाए तो मुखिया पूरे ग्राम पंचायत में एक ही होता है जी। और समिति जो होता है, समिति कभी कभी अगर पंचायत का क्षेत्र अगर बड़ा होगा तो वहाँ पे 2 समिति भी हो सकता है, लेकिन मुखिया एक ही होगा। पंचायत समिति को हम क्या दोनों को मुखिया से थोड़ा नीचे रख सकते हैं? मुखिया से पंचायत समिति जब भी रहेगा मुखिया से नीचे, लेकिन प्रमुख जो होगा वो मुखिया से ऊपर होगा। प्रमुख प्रखंड का जो प्रमुख होगा, यानी कि समिति सदस्य जो होते हैं उन्हीं में से एक निर्वाचित होते हैं आपका प्रखंड का प्रमुख, और एक होता है उप प्रमुख, वो मुखिया से ऊपर होता है। और जिला परिषद? जिला परिषद तो जिला सबसे ऊपर हो गया, सबसे ऊपर हो गया। तो जिला परिषद का कार्य क्या होता है? देखिए जिला परिषद का कार्य तीनों का लगभग एक ही है, डेवलपमेंट करना। ठीक है, इलेक्शन में ज्यादा पॉपुलर मुखिया जी होते हैं। हाँ, और सरपंच होते हैं जी, पंचायत समिति होते हैं। तो जिला परिषद का कार्य क्या है? जिला परिषद क्या का कार्य बताते हैं। जब कोई भी तरह की योजनाएं जब चलती है आती है तो आपको हम बताएं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने देश में चल रही है। तो पंचायत स्तर पे कौन कौन सी योजना चलेगा और समिति स्तर पे कौन कौन चलेगा, जिला परिषद स्तर पे कौन कौन सी योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, ये विभाग से चिट्ठी आता है कि आपका ये योजना जिला परिषद चला सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ स्कूल का बाउंड्री वॉल कराना है जी, तो अगर कोई प्राथमिक विद्यालय है तो पंचायत स्तर पे होगा, और हाई स्कूल है तो वो जिला स्तर पे होगा या पंचायत समिति के स्तर पे होगा। तो योजना के हिसाब से लेटर में लिखा रहता है, उस पत्र के हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। विकास तो कहीं ना कहीं जिला परिषद को भी उसी पंचायत में करना है, क्योंकि उसी पंचायत और प्रखंड के क्षेत्र में एक जिला परिषद सदस्य होता है। 50,000 की जब आबादी से ऊपर हो जाता है तो एक जिला परिषद सदस्य उसमें एक निर्वाचित होता है। 500 की आबादी पे आपका कहिए तो एक वार्ड सदस्य हो जाता है। 50,000 पर एक जिला परिषद जी। अब 500 के आबादी पे एक वार्ड सदस्य, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि एक पंचायत में एक जिला परिषद हो। अगर एक पंचायत बड़ा होगा तो 2 भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है। हाँ, जिस तरह से हमने बताया आपको समिति के बारे में, समिति ऐसे अमूमन एक ही होता है, लेकिन अगर बड़ा पंचायत है तो वहां पर 2 समिति भी हो सकता है। तो काम सबको करना है उसी पंचायती व्यवस्था में, सबको करना। जैसे जिला परिषद का भी योजना हमारे पंचायतों में चलता है, समिति का भी योजना हमारे पंचायतों में चलता है, मुखिया जी का भी योजना हमारे पंचायतों में चलता है। डिपेंड करता है कि कौन इस योजना को चला रहा है। तो जब कोई योजना चलाता है, जैसे मान लीजिए जिला परिषद को योजना चलाना होगा तो पहले मुखिया जी से एनओसी लेना पड़ेगा कि आप इस योजना पे काम तो आपने पहले से नहीं किया है, अगर नहीं किया तो हमको आप एनओसी दीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए कि ये योजना पहले से पूर्व में विगत 5 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ और इस पे हम योजना पे हम काम नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्लियरेंस देती है मुखिया जी या फिर समिति के स्तर से क्लियरेंस, एनओसी मिल जाता है, तब जिला परिषद योजना को। जिला परिषद नाम के अनुसार से जिला परिषद, क्या जिला परिषद पूरे एक जिले में एक कोई जिला परिषद नहीं होता, कई हो सकते, कई जिला परिषद होते हैं और 50,000 की संख्या पे निर्भर करता है। प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला। बिल्कुल कई जिला परिषद होते हैं। सभी जिला परिषदों में से फिर एक जिला परिषद अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं, जिला परिषद। और एक जिला परिषद के अंतर्गत कई पंचायत हो सकते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो जिला परिषद को पैसे कौन फंड देता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए व्यवस्थाओं में पैसा जो है वो सर दोनों जगह से पैसा आता है, मतलब कहिए तो राज्य सरकार से आता है और केंद्र सरकार से। तीनों व्यवस्था का मतलब मैंने फिर से बता दिया, त्रिस्तरीय मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों स्तर पर जो वित्त का जो सोर्स है, यानी फंड जो हमारे यहाँ जो आता है इस तीनों स्तर पर, तो दोनों सरकार से फंड आता है। प्रतिशत में बोले तो सबसे ज्यादा प्रतिशत है मुखिया जी का, 70%। हम प्रतिशत ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार कितने प्रतिशत में देती है और केंद्र सरकार कितने प्रतिशत में, यानी कि बराबर देती है या फिर कम ज्यादा है? नहीं, राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार का अलग मद है, ठीक है। राज्य सरकार के लिए अभी चल रहा है 6th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 6वां वित्त आयोग चल रहा है, ये पैसा राज्य सरकार का है। और केंद्र सरकार का जो अलग मद होता है, यानी अलग फंड है, उसका बोलते हैं हम लोग अभी जो चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है।
इसके पहले 14 था, 5 साल चल रहा है, वो 15 फाइनेंस कमीशन। अब 2026 से 15 खत्म हो जाएगा तो फिर 16 शुरू हो जाएगा। तो केंद्र सरकार का पैसा हो गया वो 14वीं 15वीं वित्त आयोग चल रहा है, यानी 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस, 16 फाइनेंस फिर चलेगा। और राज्य सरकार का पैसा जो वो चल रहा है अभी, पंचम वित्त आयोग था, उसके पहले चतुर्थ वित्त आयोग था, पंचम हो गया, अभी छठा वित्त आयोग चल रहा है। तो दोनों पैसा आता है, दोनों का अलग अलग खाता होता है। केंद्र सरकार का पैसा 15th फाइनेंस में घुस रहा है और राज्य सरकार का पैसा 6th फाइनेंस कमीशन में घुस रहा है। दोनों का अलग अलग सेपरेट अकाउंट होता है ग्राम पंचायत में, मतलब तीनों ही स्तर में दोनों का सेपरेट अकाउंट होता है। पंचायत में भी दोनों का सेपरेट अकाउंट है, पंचायत समिति में भी दोनों का सेपरेट अकाउंट है, और जिला परिषद में भी दोनों का सेपरेट अकाउंट है। केंद्र सरकार के अकाउंट, केंद्र सरकार के पैसे के लिए अलग अकाउंट है, राज्य सरकार के पैसे के लिए अलग खाता है। मुख्यमंत्री जिसमें पैसा भेजेगा उसका अलग अकाउंट, प्रधानमंत्री इसमें भेजेगा उसका पैसा। मुख्यमंत्री वाला जो पैसा वो उसके हिसाब से अभी छठवां वित्त आयोग चल रहा है, यानी छठवां वित्त आयोग का पैसा भी आया है। अगर हम ग्रामीण लोगों को समझाना चाहें तो ज्यादा पैसा कौन भेजता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार भेजेगा, केंद्र सरकार भेजती है। तो इसी वजह से क्या केंद्र सरकार भी कभी कभार पंचायती चुनाव के इलेक्शन में इंटरेस्ट भी लेते हैं? बिल्कुल, पंचायती चुनाव में इंटरेस्ट तो केंद्र सरकार का अहम योगदान होता है। किसी भी राज्य का विकास करने के लिए केंद्र सरकार का अहम योगदान होता है। केंद्र सरकार की भागीदारी अहम होती है, क्योंकि वो 15वीं वित्त आयोग जो है वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग है। वो 14 था, 13 था, 12 था, अभी 15 चल रहा है, इसके बाद फिर 16 आएगा। तो केंद्र सरकार का अहम योगदान होता है किसी भी राज्य में किसी भी पंचायतों का विकास करने के लिए, उसका पैसा, केंद्र सरकार का पैसा का अहम योगदान होता है। हम जिला परिषद मुखिया सबके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप जिला परिषद को बताइए कि पूरे 5 साल का कार्यकाल होता है उनके, 5 या 6 साल का होता है? 5 साल का होता है। उसको कितने पैसे मिलते हैं एक कार्यकाल में? वो पैसा, अब जहां तक सवाल है कि पैसा कितने मिलते हैं, ये सवाल तो तीनों स्तर में हो सकता है। जी, तीनों का होगा कि पंचायतों में कितना पैसा आता है, फिर समिति को कितना पैसा आता है, और जिला परिषद, ये सवाल तीनों स्तर पे हो सकता है। तीनों का होगा। ये डिपेंड करता है कि आबादी कितनी है। मान के चलिए 50,000 आबादी है। पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार वो पैसा आपको कितना भेजता है। दूसरा बात है, एक से आबादी ही फैक्टर नहीं करता है, दूसरा है कि आपको पिछला साल जो आपको पैसा भेजेगा तो उस पैसे में आपने कितना खर्च किया जी। और अगर खर्च किया तो सरकार को कितने का हिसाब दिया, दैट मीन्स आप ऑडिट कितने का करवा लिया, अंकेक्षण कार्य जो है सरकार को, उपयोगिता प्रमाण पत्र आप कितना का दे चुके हैं। ये सारे चीजों को समावेश करके सरकार अगला फंड रिलीज करती है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको अभी मान लीजिए 5 करोड़ मैंने आपको दे दिया, तो 5 करोड़ में से आप पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, मान के चलिए आपके अकाउंट में 3 करोड़ बचा हुआ है, 5वां साल चल रहा है, मतलब अंतिम साल रहा है, 2 करोड़ किसी तरह से खर्च कर पा रहे हैं, खाता में अभी भी आपके पास 2.5 करोड़ 3 करोड़ आपके अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है। हालांकि विभाग से प्रेशर भी आता है, खर्च जल्दी खर्च कीजिए, डीएम स्तर से भी प्रेशर आता है, खर्च करने का प्रेशर। बिल्कुल, अच्छा, बहुत प्रेशर आता है, इतनी प्रेशर आता है कि प्रेशर झेल नहीं पाते हम लोग की। सरकार का सचिव लोग का प्रेशर डीएम सर को मिलता है या हमारे जिला पंचायत पदाधिकारी को मिलता है, और फिर वहां से प्रेशर हम लोगों के बीडीओ साहब को, बीपीआरओ साहब को दिया जाता है, फिर उससे प्रेशर फिर हम लोग को दिया जाता है कि मुखिया जी के साथ बैठक किया जाता है, खर्च का डेली रिपोर्ट देना पड़ता है, खर्च हो क्यों रहा है पैसा। मुखिया को पता ही नहीं कि पैसे खर्च कैसे कहाँ करें। हाँ, तो बहुत सारा होता है, फैक्टर हो सकता है ना, आपके अकाउंट में पैसा है लेकिन जब जमीन पे जा रहे हैं काम करने, जमीनी प्रॉब्लम बहुत हो सकता है। आपको एनओसी नहीं मिल रहा है अंचलाधिकारी से, या फिर कोई निजी आदमी का अगर रास्ता निकल रहा है उस पर भी अगर काम करना चाहिए, निजी आदमी का भी आपको स्टैम्प पेपर पे आपको एनओसी लेना होगा, वो नहीं दे रहा है। कोई रास्ते में विवाद अगर हो गया, आप योजना जहाँ चला रहे हैं तो वहाँ पे काम रुक जाता है। काम नहीं होने या रुकने का बहुत कम हो सकता है। एक मुखिया को पैसा, जो नया मुखिया कोई बना है उसको कितना पैसा मिलेगा, ये पिछले मुखिया के कार्य के अनुसार से तय होगा। बिल्कुल, हाँ, पिछले मुखिया के कार्य के हिसाब से, या फिर हर साल जो पैसा आता है उसका फिर खर्च देखा जाता है। खर्च वही हम बता रहे हैं, आपके अकाउंट में अगर 2.5 करोड़ 3 करोड़ पैसा था, आपको सरकार ज्यादा पैसा फिर क्यों भेजेगी? बोलेगा इसके खाते में तो पैसा है ही, तो खर्च ही नहीं कर पा रहा है, तो इसको फंड देने का क्या आवश्यक? कोई लिमिट है कि मुखिया कितने पैसे खर्च कर? नहीं, देखिए, जात निश्चय में सर बहुत पैसा आता था, इस बार 15 फाइनेंस में भी जो 6वां वित्त फिर रहा है उसमें पैसा फिर कम हो गया। डेवलपमेंट जब होते जाता है तो फिर दूसरे कार्य के लिए भी पैसा दिया जाता है। मान लीजिए रोड का निर्माण में ज्यादा पैसा खर्च होता है, रोड आपका अगर बन गया तो रोड बन गया था, अब रोड तो फिर नया रोड तो बनेगा, रोड पर रिपेयर होगा, सड़क की मरम्मती होगी, नया कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, या फिर 5 साल 10 साल पूरे रोड खत्म होगा तब फिर पैसा आएगा। फिर उस पैसे को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, दूसरी योजनाओं में दिया था। चापाकल की योजना आ जाएगा, लाइब्रेरी की पुस्तकालय की योजना आ जाएगा, जल नल की योजना है, उसमें आपको व्यवस्था करना है ग्राम पंचायतों में, हर घर नल जल का पानी देना था। वो सब योजनाएं भी बिहार में लगभग ऑलमोस्ट 100% पूरा हो चुका है। तो अब वो होता है कि जब एक योजना पूरा थे फिर दूसरा योजना में शिफ्ट कर दिए थे पैसा, तो उस हिसाब से फिर आपको खर्च करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आम जनता ये समझना चाहे कि मुखिया को एक कार्यकाल में कितने
कितने पैसे खर्च कर सकता है वो करोड़ में? वो जितना फंड आएगा उतना खर्च कर सकता है सर। उसके खाते में जितना पैसा आएगा दोनों वित्त से, अगर वो सारा उसने खर्च कर दिया विकास कार्य में, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो सब उसके पैसा और डिमांड कर सकता है वो? बिल्कुल कर सकता है। अगर हमारा पैसा खर्च हो गया, हमारा योजना ज्यादा है, तो स्पेशल वो डिमांड कर सकता है। डिमांड किससे करेगा वो? डिमांड करेगा आपको विभाग में, पंचायती राज विभाग में, हमको ये सब योजना के लिए हमारे पास पैसे की कमी है, स्पेशल पैकेज देने की कृपा करें। एक तरह का कहिए तो निवेदन पत्र या अनुदान के लिए, विशेष अनुदान करने के लिए मुखिया जी के द्वारा दिया जा सकता है। यानी अगर कोई मुखिया ये रोना रोता है कि हमारे पास फंड नहीं है, तो वो मुखिया गलत है? नहीं, हाँ फंड है, फंड पर्याप्त पैसा। मतलब अगर कोई मुखिया कहता है कि हमारे पास फंड ही नहीं है, पैसा सरकार ने पैसा ही नहीं दिया, तो मुखिया कहीं गलत है। फंड है और फंड पर्याप्त रहता है सर, और समय समय पे फंड आते रहता है सरकार के द्वारा। अब सरकार को भी फिर समय पर ऑडिट करना, वही समस्या हो जाता है ऑडिट के लिए। अगर समय पर हिसाब सरकार को नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हम 100 रुपया दे के बाजार भेजे कि 100 रुपया कुछ सामान लेके आइए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 रुपया का आप सामान जो भी लाए, उसमें से मान लीजिए 92 रुपया खर्च किया, 8 रुपया बचा आपके पास, तो आप हमको हिसाब दीजिएगा तब ना कि सर देखिए ये सब सामान मैंने परचेज किया और ये 92 रुपीज का बिल 8 रुपये बचा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आपका 8 रुपया है। आप हमको हिसाब दीजिएगा, तो आप हमको हिसाब ही नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि आप पैसे में कुछ हेरफेर कर रहे हैं। तो वो ऑडिट रिपोर्ट जब सरकार को नहीं जा रहा है, यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं जा रहा है कि हम जो मुखिया जी को पैसा दिया 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ खर्च तो किया, लेकिन उसका हिसाब दीजिए ना कि कौन कौन योजना में खर्च किया। इस तरह से कह सकते हैं कि बाप अगर बेटे को पैसा देता है, अगर बेटा ये बता देता है कि हमने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, तो बाप पॉकेट मनी को और बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। और उससे एक ट्रस्ट भी हो जाता है ना, बच्चों पे ट्रस्ट भी हो जाता है ना पेरेंट्स पे, ना कि बच्चों ने जो पैसे दिए, मैंने फंड जो दिया उस फंड का सही से यूटिलाइज किया और उसके पास हमको पूरा हिसाब भी दे दिया। तो सरकार तब फिर बाप उसको मन मुताबिक पैसे दे सकते हैं। बिल्कुल, वही चीज तो बोलते हैं सर, स्पेशल पैकेज उसी को तो कहा जाता है ना, कि हमारे मुखिया जी भी स्पेशल पैकेज की डिमांड किए हैं, खर्च कर रहे हैं। या फिर आपका पंचायत ज्यादा डेवलप अगर हो जाता है, ओडीएफ प्लस घोषित, तो सरकार और पैसा भेजती है। ये पंचायत में विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, लगभग सब काम पूरा है, जिसको और पैसा दो और कुछ बेहतर करने के लिए। तो मुखिया अपने फंड का जो उपयोग करता है जी, तो किस किस की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी उस फंड का उपयोग करने के लिए? फंड का उपयोग करने के लिए मुखिया जी को जो भी फाइल जो भी खुलती है योजनाओं के लिए, उसमें मुखिया जी का सिग्नेचर का जरूरत पड़ता है, और ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उनका सिग्नेचर का जरूरत पड़ता है। पंचायत समिति का काम क्या है फिर? पंचायत समिति का भी काम वही है, रोड बनाना, नाला बनाना, उसको भी फंड आती है? हाँ, तीनों स्तर पे फंड होती है, तीनों स्तर पे ऑलमोस्ट लगभग सब वही योजनाएं हैं। मुखिया जी भी ग्राम स्तर पे काम कर रहे हैं, फिर पंचायत समिति की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली है कि पंचायत समिति का क्षेत्र बड़ा होता है। अच्छा, मुखिया जी तो हो गया, मान लीजिए एक ग्राम पंचायत का एक मुखिया जी हो गया, लेकिन पंचायत समिति का स्तर क्षेत्र बड़ा होता है, तो वो फिर समिति स्तर पे कार्य करते हैं, फिर उससे भी बड़ा हो जाता है, फिर जिला परिषद पूरे जिला का उसका क्षेत्र हो जाता है। प्रमुख का भी जिक्र किया था। हाँ, तो प्रमुख का जिक्र किया, इसके जो भी पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, उन्हीं में से किसी एक आदमी को बनाया जाता है प्रमुख। क्या उनके पास भी फंड आती है? उनके पास पर्सनली फंड नहीं आती है, मतलब पंचायत समिति का जो खाता होता है, सरकारी खाता, उसमें ही फंड आता है, लेकिन उसका सिग्नेचर और उसका अनुमोदन प्रखंड प्रमुख का जरूरी है, और जितने भी समिति सदस्य हैं उसका भी अनुमोदन जरूरी है, कौन सा योजना कहाँ पे चलाना है। समिति की बैठक होती है प्रखंड स्तर पर, बीडीओ साहब की अध्यक्षता में, प्रमुख साहब की अध्यक्षता भी होती है, बीडीओ साहब भी रहते हैं वहाँ पर सारे समितियों का बैठक होता है, सारे समिति, और उसमें प्रखंड प्रमुख हो गया और बीडीओ सर होगी, एक तरह से बीडीओ साहब हो गया प्रखंड के सेक्रेटरी, कार्यपालक पदाधिकारी, और प्रखंड के जो प्रमुख हो गए वो हो गए पूरे प्रखंड का अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष भी उसको कहा जाता है, प्रखंड प्रमुख। तो वो सब अब बैठ के विचार करते हैं कि हमारा समिति का योजना कहाँ कहाँ चलाना है, कौन कौन हमारे लिए जरूरी है, और उसमें मूल रूप से सिग्नेचर बीडीओ सर का होता है और प्रमुख का होता है। क्या जो सर पंचायत समिति होते हैं वो भी एक्स्ट्रा फंड की डिमांड रख सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पैसा पर्याप्त रहता है सर, और वो खर्च कर सकते हैं, समय समय पर पैसा सारे किस्त आते रहते हैं सरकार के द्वारा। पंचायती इलेक्शन में मुखिया का पद का बड़ा बोलबाला होता है, सबको मुखिया ही बनना चाहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मुखिया एक बहुत प्रचलित पद है शुरू से ही। मुखिया जी को ग्राम प्रधान लोग में पहले से लोग जानते हैं कि मुखिया जी हाईलाइटेड पोस्ट होते हैं, क्योंकि छोटा छोटा स्तर का जितना भी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि सिग्नेचर करने की बात हो गया, मतलब विद्यार्थी लेवल से ऊपर लेवल तक कुछ भी अगर करना है तो मुखिया और सरपंच, ये दो का अहम रोल हो जाता है। अगर डेवलपमेंट कार्य की बात की जाए तो ज्यादातर, हमने बताया ना, आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि परसेंटेज रेशियो क्या होता है, तो ज्यादातर फंड का जो केंद्र सरकार से जो फंड आती है, अगर 100% फंड आती है तो 70% पैसा मुखिया जी के पास आ जाता है। अगर उसको रेशियो में बांटा जाए तो 15% चल जाता है समिति के पास, प्रखंड समिति के पास, और 15% चल जाता है जिला परिषद पर। ये बंटवारा होता है। अगर 100 में
70% फंड आपको ग्राम पंचायतों में पूरे के बिहार में या हर स्टेट में उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसका 15% फंड जाता है पंचायत समिति में, 15% चला जाता है जिला परिषद। इसलिए मुखिया का पद इतना पॉपुलर इसलिए पॉपुलर हो जाता है। या फिर आप देखिए ग्राम पंचायत में मुखिया और सरपंच दोनों का लगभग एक ही इक्विवेलेंट होता है। ग्राम पंचायत में मुखिया भी एक होता है और सरपंच भी एक होता है। अगर ग्राम कचहरी की अगर बात किया जाए तो सरपंच अगर डिसीजन लेते एक तरह से वो ग्राम स्तर पे न्यायालय का काम करते हैं जी, तो वो फिर मुखिया और सरपंच जो है वो एक वाइटल रोल। सरपंच का पद जो पंचायती राज में है, उनका मुख्य मकसद ये है कि ग्रामीण समस्याओं को ग्राम में ही दूर किया जाए। ग्राम में, हाँ, ग्राम कचहरी लगती है, उसको कोर्ट तक नहीं पहुंचा जाए। वो उसका डिसीजन ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब होते हैं, सरपंच और पंच मिलकर हैं उसका निर्णय लेकर रिजॉल्व करते हैं। क्या उन्हें भी कोई फंड मिलती है ऊपर से? थोड़ी बहुत राशि ऑफिस चलाने के लिए मिलती है बस, क्योंकि उसका डेवलपमेंट का कार्य तो उसमें है नहीं, लेकिन वो कचहरी चलाने के लिए, कचहरी में जो ऑफिशियल खर्च होता है उसके लिए कुछ राशि आती है। तो इस वजह से वो लोग करप्ट भी हो सकते हैं। अगर फैसला किसी के खिलाफ देना है तो पैसे लेके खिलाफ दे भी सकते हो। ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए तो फिर तो आपके पास अगला ऑप्शन है ना। अगर मान लीजिए हम ग्राम कचहरी के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो हम फिर सिविल कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या ग्राम पंचायत किसी अगर विवाद पर फैसला देना है, क्या उसके लिए कुछ चार्ज भी कर सकता है या करता है, होता है? देखिए सर, ग्राम कचहरी से तो हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट मुखिया जी के माध्यम से होता है, लेकिन हाँ उसका कुछ होगा प्रावधान कि वो कुछ शुल्क लेते होंगे, जो ऑफिशियल शुल्क होता होगा डिसीजन लेने के लिए, कुछ ना कुछ जो ऑफिशियल चार्ज हो, तो वो हो सकता है कि वो जमा होता होगा। एक अगला क्वेश्चन, सरकारी खाते में फिर वो पैसा जमा होता है। अगला क्वेश्चन है वार्ड के बारे में, वार्ड सदस्य के बारे में। एक छोटा सा एरिया का एक बिल्कुल 500 लगभग मिनिमम 500 आबादी पर एक वार्ड का क्रिएशन होता है। उसको फंड सरकार सीधे भेजती है या मुखिया देती है? नहीं, मुखिया जी के माध्यम से। मुखिया जी से, अगर मुखिया कृपा रही तो उसे फंड, मुखिया की कृपा रहेगा तो होगा, तो उसका बोलबाला रहेगा। बिल्कुल। यानी कि मुखिया, अगर कोई वार्ड सदस्य है, मुखिया से उनका संबंध अच्छे तो उन्हें देखिए पहले जो बिहार में पहले 7 निश्चय का योजना चल रहा था, मुख्यमंत्री 7 निश्चय, उसमें डायरेक्ट फंड आता था पहले मुखिया जी को। मुखिया जी उस फंड को फिर ट्रांसफर करते थे वार्ड के खाते में, और फिर वार्ड स्तर पर एक वार्ड होता है, एक वार्ड सचिव होता था, वहां भी फिर 2 का सिग्नेचर से पैसा निकलता था और वो योजनाओं का क्रियान्वित किया जाता था। लेकिन इस बार से जो है 15th फाइनेंस कमीशन में वार्ड के खाते में कोई भी पैसा नहीं जा रहा है, मुखिया जी के माध्यम से भी खर्च होगा। कोई न कोई योजना जो चलेगा वो किसी न किसी तो वार्ड में ही चलेगा। पूरे ग्राम पंचायत में अगर कोई योजना चल रहा है, वो कोई न कोई तो वार्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा जी। तो अब वार्ड योजना को केवल मॉनिटरिंग कर सकता है, वार्ड पैसे खर्च नहीं कर सकता है। अभी इस वित्तीय वर्ष में तो सारा पावर मुखिया जी के पास है खर्च करने का। वार्ड केवल योजना दे सकता है मुखिया जी को कि मुखिया जी मेरे वार्ड में ये सब योजनाएं जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ग्राम सभा में पारित किया जाए, और फिर योजना को क्रियान्वित जो है वो मुखिया जी के माध्यम से ही किया जाएगा। वार्ड लेकिन उस योजनाओं का मॉनिटरिंग और देखभाल, जैसा कि आपने बताया कि मुखिया का पद काफी प्रचलित है पंचायती राज में, जिला परिषद भी मुखिया से बड़ा पोस्ट होता है। तो मेरा यहाँ पे एक प्रश्न है कि जिस तरह से विधायक जब तक वो रहता है तो उन्हें कुछ एक फिक्स सैलरी मिलती है, बिल्कुल, कुछ उनको आवास मिलता है या कुछ अन्य सुविधाएं मिलती है, क्या मुखिया को भी मिलता है या जिला परिषद को भी मिलता है? हाँ, इसमें मानदेय मिलता है, आवास या इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। कितना मानदेय मिलता होगा? मुखिया जी को मानदेय पहले तो कम था, अभी बढ़ा के 5,000 रुपया पर मंथ कर दिया गया। यानी कि एक तरह से उसको कह सकते हैं मुखिया को सैलरी 5,000 रुपया। बिल्कुल, सैलरी कहे या मानदेय कहे बस वो, लेकिन जब तक वो रहेंगे पद पे तब तक ही मिलेगा। जिस तरह से विधायक अगर नहीं रहते हैं, विधायक अगर इलेक्शन नहीं जीत पाते तो उनके बाद भी उन्हें कुछ ना कुछ मिलती है, विधायक को पेंशन लाइफ टाइम मिलते रहता है, लेकिन मुखिया को ऐसा कुछ नहीं। मुखिया जब तक पद पर रहेंगे तब तक केवल उसको मंथ के हिसाब से उसको मानदेय मिलेगा। इस कारण से मुखिया शायद लालची बन जाते हैं कि शायद बाद में मिले ना मिले, जितना पेट भरना अभी भर लो। हो सकता है। जिला परिषद को भी है, जिला परिषद अध्यक्ष को है आपका लगभग आई थिंक 12,000 रुपये शायद पर मंथ है मानदेय। वार्ड को है, वार्ड सदस्य को 500 रुपया था, उसको बढ़ा के 800 रुपया कर दिया गया। जिला परिषद को भी इलेक्शन, अगला इलेक्शन नहीं जीतता तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा फिर? नहीं, इधर त्रिस्तरीय में कोई भी है ना, इसमें आपको सिर्फ जब तक पद पे रहेंगे तब तक आपको मानदेय मिलेगा जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। अगर अगला फिर चुनाव नहीं जीता तो आपको किसी भी तरह का मानदेय, किसी तरह का भत्ता, किसी तरह का पेंशन नहीं मिलेगा। चलिए, तो हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे मुखिया के बारे में, देखा कि मुखिया को कहाँ से मिलती है, पैसे मिलते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं, कितने खर्च कर सकते हैं, केंद्र सरकार से कितना मिलता है, अगर मुखिया करप्ट हो तो कहाँ शिकायत कर सकती है, सरपंच के बारे में भी हमने जाना, हमने पंचायत समिति के बारे में जाना, सब कुछ जाना। उम्मीद करते हैं कि जो लोग सुनेंगे, सीखेंगे और इन
आपकी बातों को वो उपयोग में लाएंगे, क्योंकि जनता अवेयर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, और बहुत सारे मुखिया को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। जैसे कि हम जब तैयारी करते थे यूपीएससी की, हमारे सर बताते थे कि बहुत सारे विधायक को पता ही नहीं होता उसका पावर क्या है, उनको अपना पावर नहीं पता है कि वो अगर विधायक बनते हैं तो कैसे अपने एरिया को डेवलप कर सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। इसीलिए तो सर हर प्रतिनिधि के साथ, सरकारी कर्मी के साथ उसका अटैचमेंट रहता है, मतलब वो विधिवत रूप से, मतलब अगर मुखिया जी के पास पता नहीं कि हमको क्या कार्य करना है, तो हम लोगों के माध्यम से, पंचायत सचिव के माध्यम से, बीडीओ सर के माध्यम से, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से समय समय पर बैठक करके हम लोग को बताना पड़ता है, मुखिया जी आपको ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है, ये नियम के विरुद्ध है। अच्छा, मतलब आप लोग एक सलाहकार के रूप में बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो तो मान लीजिए वो इलेक्टेड आए हैं, कोई जरूरी थोड़ा है कि सभी प्रतिनिधि वो पढ़े लिखे ही हो। देश में तो ऐसा व्यवस्था है नहीं कि सब ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट ही वही आप मुखिया या प्रतिनिधि कोई भी तरह बन सकते हैं, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो लेकिन वो तो कोई भी हो सकते हैं, जनता से निर्वाचित है, पावरफुल व्यक्ति होते हैं, तो उनको सरकार के स्कीम के बारे में, हालांकि आजकल तो लेटर रोटेट सब जगह हो जाता है और वो मुखिया जी के पास भी चल जाता है, लेकिन फिर भी लेटर को धरातल रूप में कैसे समझाना है कि सरकार का क्या गाइडलाइन है, दिशा निर्देश क्या आया है कि कौन सा मुखिया जी काम किस नियम के हिसाब से करना है और किस जो नियम के विरुद्ध वो ये काम नहीं करना है। जैसे मुखिया जी का कहना है कि कुछ ये योजना हम चला देंगे, ये कह नहीं कर सकते हैं, हमारे ग्राम पंचायत में जरूरी है, अगर वो सरकार के लेटर में नहीं तो वो योजना हम लोग नहीं चलवा सकते हैं। यानी कि सरकार पैसे भी दे रही है, सरकार आपको सलाहकार भी दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल कैसे काम करना है, बस करना आपको है, करना आपको और ईमानदारी से करना है और जनता के सहयोग के साथ हमेशा साथ मिलकर करना चाहिए। जनता को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि ग्राम पंचायत में अगर मुखिया जी कोई योजना चला रहे हैं और विकास संबंधी कार्य कर रहे हैं तो उस गांव के जनता को, पंचायत की जनता को, वार्ड के जनता को, मुखिया को सहयोग भी करना चाहिए। अगर कुछ गलतियां है भाई तो आप आगे स्तर पर सबका शिकायत भी कर सकते हैं। यानी कोई अगर मुखिया कर्मठ है, जागरूक है, तो वो सरकार की इन योजनाओं को फायदा लेकर बिल्कुल वो अपने गांव को बहुत चमका सकते हैं, अपने गांव का विकास कर सकते हैं, अपना गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। गांव ऐसा सुदृढ़, इतना अच्छा लगेगा, गांव लोग देखने जाएगा अगर मुखिया जी का अगर सही से विकास कर दिया जाए, अगर सही से फंड का यूटिलाइज कर दे तो ग्राम पंचायतों को योजनाओं को देखने के लिए आदर्श से लोग आएंगे कि चलिए देखते हैं वो आदर्श गाँव बन गया, ODF प्लस गाँव घोषित हो गया, तो कितनी अच्छी योजनाएं वहाँ पर क्रियान्वित हुई। तो बहुत सारी हमें जागरूक मुखिया की जरूरत है, बिल्कुल, और जनता को भी अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो हमने बहुत सारी बातें की और उम्मीद करते जनता हमसे इन वीडियो से सीखेगी, और आपको अगर ये जानकारी पसंद आए तो इन्हें ज़रूर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि वो अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, और पंचायती राज जो अगले साल इलेक्शन है, आप जान सकें कि मुखिया का पावर क्या है और आपका पावर क्या है, आम जनता होने के नाते आपका पावर क्या है, इन बातों को भी आप समझ सकें ताकि आप सही व्यक्ति को चुन सकें। एक ये भी दोष होती है सर कि लोग सही व्यक्ति को नहीं चुन पाता है, पैसे के नाम से चुन लेते हैं, तो शायद इस वजह से भी मुखिया सही कार्य नहीं करता। चलो, इसने हमसे तो पैसा लिया है, इसके लिए हमें काम क्या करना है, क्योंकि इसको तो हमने पैसे से खरीदा है, तो इनके लिए हमें क्या काम करने की जरूरत है इनको। चलो भाई, हमारा भी काम है, जितना पैसे मैंने इन्वेस्ट किया है वो वापस कर लेते हैं करप्ट बनकर। तो लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अच्छा प्रतिनिधि को चुने, और प्रतिनिधि चुनने के बाद फिर प्रतिनिधि से हम काम लें। हाँ, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि लोग अगर हम जिस प्रतिनिधि को चुने हैं तो उससे हम जबरन काम करवाएं, मुखिया जी से हो, चाहे विधायक जी से, जो भी जिला परिषद हो, प्रखंड के समिति सदस्य हो, प्रमुख साहब, उससे हम काम लें। उससे हमेशा उससे गेट टुगेदर करते हैं, मीटिंग करते हैं, हर मीटिंग में गाँव के जनता को भी शामिल होना चाहिए, अपना समस्या उसे शेयर करना चाहिए, ग्राम पंचायत के मुखिया जी से, समिति सदस्य से, प्रमुख, प्रखंड प्रमुख से, जिला परिषद से, तभी वो आपका विकास हो सकता है अच्छे तरीके। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा, मीटिंग मेंटेन नहीं कीजिएगा, तब तक आपका समस्या ही रह जाएगा। चलिए सर, बहुत लंबा हो गया बातचीत, यहीं पर बातचीत को विराम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार।